हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के क्रैश कोर्स की क्लास में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आज बॉटनी से संबंधित प्रश्नों में। और आज इसमें हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण और कुछ हार्मोन्स के क्वेश्चन। ओके, तो आपका जो आज बॉटनी का जो सेगमेंट रहेगा क्रैश कोर्स के क्वेश्चन में, तो उसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम आज प्रकाश संश्लेषण और हार्मोन यानी जो पादप हार्मोन होते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे। ओके, तो चलिए साथियों, बिना देर किए आज हम इन प्रश्नों का पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा पादप ठीक निम्नलिखित में से कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? आम, गेहूं, गन्ना या चावल? तो देखो क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी पादप जो है सबसे अच्छा माना जाता है। तो देखिए, प्रकाश का जो संश्लेषण होता है ना, तो ये देखिए यहां पे इसमें से कौन सा, देखिए आम की पत्तियों की अपेक्षा, गेहूं की पत्तियों की अपेक्षा और चावल की पत्तियों पर ध्यान दीजिएगा। गन्ने क्या होते हैं, गन्ने की जो पत्तियां होती क्या होती हैं, थोड़ी सी बड़ी आकार में बड़ी होती हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका सबसे अच्छा जो प्रकाश संश्लेषी होगा वो गन्ना होगा। कौन होगा आपका प्रकाश संश्लेषी? गन्ना होगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो आंसर क्या होगा आपका? गन्ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? जिब्रेलिन, आईएए, फाइटोक्रोम या फ्लोरिजीन? तो देखिए, जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है, आईएए ये भी एक पादप हार्मोन है, फ्लोरिजीन ये भी एक पादप हार्मोन, फाइटोक्रोम क्या है? यह क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एक, ठीक है, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम ये क्या है? ये आपके एंजाइम है। ठीक है, फाइटोक्रोम और साइटोक्रोम क्या होते हैं? एंजाइम है। तो यहां पे जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन आपका, जिब्रेलिन बहुत ही महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है, फ्लोरिजीन पादप हार्मोन है और आईएए, ठीक है, ये क्या है आपका? ये भी एक पादप हार्मोन है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम या आयरन? तो देखो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल क्या है? यह क्या करता है? यह क्या होता है? यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, देखो ध्यान रखो, फिर से आप देख लीजिए, जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल, जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है? तो पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है भैया? क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को? तो क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। और हरित लवक में एक हरे रंग का वर्णक होता है। हरे रंग क्या? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? तो जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं इसे? क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही जो हरे पादप हैं वो क्या करते हैं? हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। और इसमें क्लोरोफिल का जो मुख्य तत्व कौन सा है? तो वो आपका है मैग्नीशियम।
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, पीसीएस तक के एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन कि क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है तो कौन सा है भैया? मैग्नीशियम है। ओके, क्या है? मैग्नीशियम। ठीक, कैल्शियम आपका जो है मानव शरीर में आयरन जो है हीमोग्लोबिन में रुधिर को लाल करता है, और पोटेशियम क्या है? यह भी आपके मानव शरीर में होता है। ठीक है, तो यहां पर क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है? आपका मैग्नीशियम है। वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? वह कौन सा पौधा है? देखो, आपने सुना होगा कीट भक्षी पौधे। ठीक, तो वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? कौन सा है? तो डहेलिया है कि सैल्विया है, यूट्रिकुलेरिया है या बाल्सम है? तो यहां पे आप सभी ध्यान दो कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इनका नाम है ड्रोसेरा, ठीक है, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है कौन से है ये? ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है ना आपका, कौन सा पौधा आपका है? यूट्रिकुलेरिया। ये क्या है? ये सभी क्या होते हैं? ये सभी कीट भक्षी पौधे हैं। क्या करते हैं ये सभी कीट भक्षी पौधे हैं। ठीक, पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? देखिए, अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या है? देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में आप लोग ये पढ़ते होंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में जल, CO2, इन सब क्या होता है? इन सब के कारण, इन सब के सहयोग से क्या होता है? एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, तो प्रकाश जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार से होता है। एक होता है प्रकाशिक और एक होता है अप्रकाशिक। ठीक है, एक होता है प्रकाशिक और एक होता है अप्रकाशिक। ठीक है, तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है इसमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, इसे बोलते हैं लाइट रिएक्शन, इसे बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, देखो, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि श्वसन की प्रक्रिया होती है ना, कोशिकीय श्वसन की, तो आपने देखा होगा कोशिकीय श्वसन में एक होता है आक्सीय श्वसन और एक होता है अनाक्सीय श्वसन। तो जो अनाक्सीय श्वसन है, तो अनाक्सीय श्वसन की बात करें तो वह क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, और ऑक्सी में क्या होगा? तो ऑक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यही तो बात है ना कि कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं में होता है, और कहां पे होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। वह कौन सा होता है? तो ऑक्सी और अनाक्सी। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, और अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या है? बहुत जरूरी नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो प्रकाशिक अभिक्रिया है इसमें प्रकाश की उपस्थिति क्या है? जरूरी है, और अप्रकाशिक में प्रकाश न भी हो तो चलेगा। देखो, तो यहाँ क्या पूछ रहा है? अप्रकाशिक पूछ रहा है ना। तो देखो, जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया, देखो दोनों क्रियाओं के लिए तो एक ही तत्व है ना, दोनों क्रियाओं के लिए क्या है? दोनों क्रियाओं के लिए हरित लवक है। क्या है आपका? हरित लवक। ठीक है, दोनों क्रियाओं के लिए क्या है? तो दोनों क्रियाओं के लिए हरित लवक है। ठीक है, अब हरित लवक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। तो जो हरित लवक की जो आपकी प्रकाशिक क्रिया है वो कहां पे होगी? तो वो होगी ग्रेना में, और जो अप्रकाशिक होती है वो कहां होती है? वो आपके होती है स्ट्रोमा में। ठीक है, जो प्रकाशिक होगी ग्रेना में, और अप्रकाशिक कहां होगी? तो वो होगी स्ट्रोमा में। तो यहां पे क्या पूछ रहा है आपसे? अप्रकाशिक अभिक्रिया पूछ रहा है, तो कहां पे होगी? हरित लवक के स्ट्रोमा में होगी। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डार्क केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए।
ओके, चलिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या होता है कि जो ऑक्सीजन बनती है उसका क्या है, वो कहां से आएगी? वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी। किससे आएगी? आपके कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त हुई। ठीक है, क्या होगा इसका विघटन होगा और क्या होगा? ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपकी निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन या उपरोक्त में से कोई नहीं? देख लो इसको फटाफट आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो एथिलीन है वो क्या है? एक हार्मोन भी है। कौन सा है? हार्मोन भी है। क्या करता है यह फलों के पकने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, क्या होता है? फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहां पे क्या जाएगा आपका? एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन। चलो, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, वृद्धि दर मापने में, रसाकर्षण की दर मापने में या ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। ठीक है, कह रहा है ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जो ऑक्सैनोमीटर होता है ना, जो ऑक्सैनोमीटर, उसमें क्या करते हैं? तो जो पौधों की जो ग्रोथ रेट होती है ना, पौधों की ग्रोथ रेट यानी जो वृद्धि दर होती है, पौधों की वृद्धि दर का मापन करने के लिए क्या करते हैं? पौधों की वृद्धि दर का मापन करने के लिए ऑक्सैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? तो यहां पे देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका? SO2, CO2 या O2। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पौधे छोड़ते हैं। तो आप सभी जानते हो कि पौधे जो है दिन में CO2 ग्रहण करते हैं। पौधे दिन में CO2 ग्रहण करते हैं। कैसे? देखिए, पौधे क्या है? ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और CO2 को ग्रहण करेंगे। लेकिन रात्रि में क्या होता है? रात में सोने पर तो जो पौधे होते हैं क्या करते हैं? वो CO2 को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? वो CO2 को रिलीज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पौधे जो है रात में क्या करते हैं? CO2 को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि क्या हमको रात्रि में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये भी जानिए कि कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे पीपल, नीम, ये सब क्या है? ये सब बहुत ही लाभदायक पौधे हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही औषधि रूप से लाभदायक है। पीपल जो है 22 घंटे लगभग देता है ऑक्सीजन,
और नीम भी क्या है, औषधि गुणों से भरपूर है। ठीक है, तो ये जो पौधे होते हैं लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो अगर हम नीम उनके नीचे अगर सोते हैं तो वहां पे कोई बहुत हानि नहीं होगी, लेकिन अन्य पौधों के नीचे सोना क्या है, बिल्कुल हानिकारक है। ठीक है, क्योंकि ये CO2 का त्याग करते हैं। चलो, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। देखो क्या कह रहा है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, या दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए भैया। अब देखिए क्या कर रहा है कि स्टार्च, आप सभी जानते हैं कि जो पादप कोशिकाओं का संचित भोजन है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। और सेलुलोज क्या है, यह पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। ठीक, जो स्टार्च है ये क्या है, पादप कोशिकाओं का संचित भोजन है, और जो आपका सेलुलोज है क्या है, ये पादप कोशिकाओं का क्या है, सेलुलोज क्या है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखो दोनों क्या है, दोनों वानस्पतिक रूप से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ये सही है। दोनों एक बहुलक है, बिल्कुल दोनों क्या है, दोनों बहुलक है, दोनों क्या है, डाइसेकेराइड है, यानी सॉरी पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड है। दोनों क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या है, दोनों ग्लूकोज से निर्मित है, बिल्कुल दोनों ग्लूकोज के स्रोत है। लेकिन क्या है, ये आयोडीन के साथ क्या है, रंग प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, आयोडीन के साथ रंग प्रदान नहीं करते। तो आपका ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी गलत है, इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबाई में वृद्धि निम्न से किसके द्वारा होती है। लंबाई में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। पार्श्व विभुजोतक, त्वचाजन, शीर्षस्थ विभुजोतक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो यहां पे क्या है, पार्श्व विभुजोतक लैटरल मेरिस्टेम, त्वचाजन डर्मेटोजेन, शीर्षस्थ विभुजोतक एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, आपको पादप ऊतक और आपको पादप हार्मोन पढ़ाया जा चुका है, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए लंबाई में वृद्धि जो है निम्न में से किसके द्वारा होती है। तो आप सभी जानते हो कि जो शीर्षस्थ विभुजोतक होता है, यानी जो एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, यह पौधों के तनों में क्या करता है, लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है, तो जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या है, पौधों में क्या लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, ठीक, तो यहां पे आपका क्या ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं, या क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर्स, तो वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं। जिलेटिन, यहां पे क्या है, जिलेटिन होगा। ठीक है, क्या होगा, जिलेटिन, एब्सिसिक अम्ल, एथाइलिन, या एब्सिसिक अम्ल व एथाइलिन दोनों। देखो वृद्धि रोधक मतलब जो वृद्धि जो वृद्धि को रोकता है, पौधों में वृद्धि को रोकता है। कौन रोकता है, तो देखो पौधों में वृद्धि को रोकने वाले दो हार्मोन हैं। कौन कौन से हैं, एक आपका एब्सिसिक अम्ल है और एक आपका एथाइलिन है। ठीक है, एक आपका एब्सिसिक अम्ल है और एक आपका एथाइलिन है। तो एक दो ऑप्शन तो होगा नहीं, तो यहां पे क्या दिया है, एब्सिसिक अम्ल और एथाइलिन दोनों।
यानी कहने का मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, बी व सी। ये क्या है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलो यदि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाए, ध्यान देना मेरे साथियों, ठीक है। यदि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाए तो निम्न में से कौन सी गैस विलुप्त हो जाएगी। बिल्कुल बहुत ही हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये, कि अगर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाए तो कौन सी गैस जो है बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। तो यहां पे ऑप्शन दिया है O2, N2, CO2 या NH3। अब देखो यहां पर देख लो भैया फटाफट, जो आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और NH3 है। तो देखो अमोनिया क्या है, तो ये तो विषैली गैस है। CO2 ये तो हमारे बॉडी में रहती ही है, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन है ही, बट ये क्या है, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो आप सभी जानते हो अच्छी तरह से कि क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन गैस वातावरण से बिल्कुल क्या होगी, वातावरण से बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया अगर रुक जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बिल्कुल क्या होगी, बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। चलो क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र कहां होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। आप सभी जानो कि आपके शरीर में जो ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है, तो यह क्रेब्स चक्र में संपन्न होती है, ठीक है। क्रेब्स चक्र के द्वारा संपन्न होती है। और कहां संपन्न होती है ये पूछ रहा है, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशाद्रव्य में या हरित लवक में। बताओ क्रेब्स जो चक्र है वो उसकी प्रक्रिया कहां संपन्न होती है। तो मेरे बच्चे जो क्रेब्स चक्र होता है ना वो कहां संपन्न होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां संपन्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और आप सभी ध्यान दो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और आप सभी जान लो कि यहां पे क्या होता है, जब ये कोशिकी मतलब जब ये ऑक्सी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो इस क्रिया के दौरान क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा किसके रूप में निकलती है, तो अत्यधिक ऊर्जा ATP के रूप में निकलती है। कहने का मतलब जो ATP का निर्माण कहां होगा, तो ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न होती है। कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या जीव द्रव्य में। तो देखो कोशिका में जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है ना, तो इसमें होता क्या है, तो इसमें पायरूबिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें, पायरूबिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक ठीक, पायरूबिक अम्ल का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया कहां संपन्न होगी, आपके कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में। कहां संपन्न होगी, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वह साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। और आप ये भी ध्यान रखो कि ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिस क्रिया में यकृत जो है क्या करता है, यकृत ग्लूकोज को यकृत करेगा,
यकृत रुधिर की अतिरिक्त ग्लूकोज को ठीक ठीक है। देखो, जब आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो यकृत क्या कहता है, यकृत व रुधिर की जो शर्करा की मात्रा जो बढ़ गई है, यानी जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है और क्या कहता है, और संचित कर लेता है। ठीक है, तो यकृत द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके सेव करना क्या कहलाता है, तो वह भी क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है। ओके मेरे बच्चे, इसमें और देख लें फैक्ट थोड़ा सा अगर, तो जो आपका हरित लवक है यह पौधों में होता है और क्या करता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें कोशिकीय श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। और यह ऊर्जा किस रूप में होती है, तो एटीपी के रूप में होती है। जीव द्रव्य क्या है, तो कोशिका के भीतर जो है, कोशिका झिल्ली के अंदर घिरे हुए संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। ओके ठीक है, चलो हार्मोन विकर से भिन्न है, मतलब कह रहा है कि हार्मोन जो है एंजाइम से भिन्न होते हैं। क्यों, क्योंकि हार्मोन्स केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत कथन है। हार्मोन्स केवल पौधों में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल कथन है। हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते हैं, या हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त हो जाते हैं। कह रहा है कि हार्मोन्स जो है एंजाइम से किस प्रकार भिन्न होते हैं। हार्मोन्स जो है एंजाइम से किस प्रकार भिन्न होते हैं, बताओ बेटा फटाफट। देखो, तो हार्मोन जानते हैं, देखिए हार्मोन्स केवल जंतुओं में होते हैं, बिल्कुल नहीं है। हार्मोन्स जंतुओं में भी होते हैं और पादप में भी होते हैं। हार्मोन्स केवल पौधों में होते हैं, ये भी नहीं है, गलत। क्या है, हार्मोन्स में बोला कि हार्मोन्स दोनों में होते हैं। किसमें, हार्मोन्स दोनों होते हैं। हार्मोन्स जो है उपापचयी क्रिया में प्रयुक्त होते हैं, नहीं होते हैं, ये भी गलत है। ये क्या होते हैं, ये उपापचयी क्रियाओं में क्या होते हैं, बिल्कुल प्रयुक्त होते हैं, लेकिन क्या है, एंजाइम नहीं होता। एंजाइम तो पाचक होता है ना, तो ये क्या होते हैं, हार्मोन्स जो क्या होते हैं एंजाइम से भिन्न होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो कह रहा हेरोइन प्राप्त होती है। आप सभी जानते हो हेरोइन जो है एक बहुत ही अत्यधिक नशीला पदार्थ है, बहुत ही महंगा आता है। अक्सर आप सुनते रहते खबरों में कि फला व्यक्ति 4 करोड़ की हेरोइन के साथ गिरफ्तार, फला व्यक्ति हेरोइन के 3 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार, 10 करोड़ की हेरोइन के साथ गिरफ्तार, ये सब खबरें सुनने को मिलती हैं। तो हेरोइन प्राप्त किससे होती है, ये पूछ रहा है आपसे, भांग से, अफीम के पोस्ता से, तंबाकू से या सुपारी से। तो देखो ये जानो कि हेरोइन क्या है, हेरोइन एक अत्यधिक मादक पदार्थ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, C24H23NO5। ये क्या है, ये आपके हेरोइन का फार्मूला है। ठीक है, ये आपके हेरोइन का फार्मूला है C24H23NO5। ठीक है, C24H23NO5। ठीक है, तो देखो हेरोइन जो प्राप्त होती है कैसे प्राप्त होती है मेरे बच्चे, तो हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। किससे प्राप्त होती है, अफीम पोस्ता से। ठीक है, अफीम पोस्ता से क्या प्राप्त होती है, तो हेरोइन प्राप्त होती है। विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में
विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया, एनिमेलिया और प्लांटी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, आर्की बैक्टीरिया या प्लांटी और कवक, या मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, शैवाल और एनिमेलिया। बताओ फटाफट बेटा। तो देखो आर एच विटेकर ने पूरे जीव जगत को 5 जगत में बांटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आर एच विटेकर ने पूरे जीव जगत को 5 जगत में बांटा। वो कौन कौन से थे वो देख लीजिए। ये आपके थे मोनेरा। मोनेरा में किसको रखा गया? तो मोनेरा में एक कोशिकीय, किसको रखा गया? प्रोकैरियोटिक जीवों को। किसको रखा गया? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक को रखा गया। ये कौन कौन से थे? तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल थे। ठीक है, दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन थे? प्रोटिस्टा में एक कोश की जीव थे, और ये कैसे थे? ये आपके कैसे थे? एक कोश की थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, ठीक है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, ये कौन थे? जीवाणु और नीले हरे शैवाल थे। प्रोटिस्टा में एक कोशिकी, कौन थे? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। फिर क्या आपका? फंजाई या फंगी कहते हैं उसे। तो फंगी में किसको रखा गया? फंगी में कवक को रखा गया। फिर क्या आपका? प्लांटी। प्लांटी में किसको रखा गया? प्लांटी में रखा गया पौधों को। और चौथा, पांचवा क्या है? एनिमेलिया। पांचवा क्या आपका? पांचवा एनिमेलिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मोनेरा, जीवाणु और नीली शैवाल। प्रोटिस्टा, एक कोश की जीव। फंगी यानी कवक। प्लांटी यानी पौधे। एनिमेलिया यानी जंतु। तो यहाँ पे देखिए आपका है मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा मेरे बच्चे? आपका ऑप्शन मेरे लाले हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे शेर, तो ऑप्शन क्या जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? ठीक है, देखो अगर बात, देखो यहां पे क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है। अगर बात करें आरएनए के प्रकार की, ठीक है, देखो तो जो कोशिका में जो आरएनए होते हैं, तो आप सभी जानते हो कि प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, ठीक, प्रोकैरियोटिक होते हैं कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 एस राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 एस राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए इस हिसाब से, तो इस हिसाब से क्या होगा? आंसर 2 आपका आएगा। ठीक है, तो कोशिकाओं में आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। देख लो इसको अच्छे से, कोशिकाओं में आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 एस प्रकार के। अगर आपसे पूछे कि जीवाणु में कौन से आरएनए होते हैं, तो 70 एस। शैवाल में कौन से होते हैं? तो 70 एस। लेकिन पादप और जंतु कोशिकाओं में कौन से आरएनए होते हैं? तो आपके 80 एस होते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, लेकिन अगर इस क्वेश्चन का दूसरा अगर निकाला जाए मायना, अगर इस क्वेश्चन के दूसरे मतलब से क्वेश्चन को देखा जाए, तो आरएनए जो होता है आरएनए, तो आरएनए क्या है? आरएनए होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? आरएनए होता है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक, ये होता है मैसेंजर आरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए,
ये होता है ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए, और ये होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछता है कोसा में आरएनए के कितने प्रकार होते हैं तभी आप आंसर यहां पे देते। यहां पूछा कितने प्रकार के आरएनए, तो 70S और 80S। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये भी आप देख लो, mRNA, tRNA और rRNA। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 20। राइबोजाइम क्या होते हैं? राइबोजाइम, ठीक है, राइबोजाइम क्या होते हैं? ठीक, तो देखो राइबोजाइम क्या है? शर्करा विहीन आरएनए होते हैं, फास्फेट विहीन आरएनए होते हैं, या अधिक फास्फेटिक आरएनए होते हैं, या एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए होता है। राइबोजाइम क्या होते हैं? तो देखो यहां पे क्या लिखा है? राइबो। क्या लिखा है? राइबो। इसको अगर हम तोड़ेंगे आंसर मिल जाएगा। देखो यहां पे राइबो और क्या लिखा है? प्लस जाइम लिखा है ना, राइबो प्लस जाइम, राइबो प्लस जाइम। तो यहां पे ध्यान दो, क्या हो जाएगा? राइबोजाइम होगा, और जाइम से क्या बनेगा? आपका एंजाइम बनेगा। क्या बनेगा? आपका एंजाइम। तो यहां पे क्या देखिए आंसर दिया है ना आपका, यहां पे क्या है आपका? यहां पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या हो जाएगा? एंजाइम यानी बीकर, एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए। ठीक है, एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए। ठीक है, चलो ओके, मजा आ रहा है क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, कुछ एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहां पे क्या है? कौन सा कथन सही है? तो देखो यहां देखा जाए ना, तो क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो रासायनिक रूप से प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? सभी एंजाइम क्या हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लेकिन ये क्या है? कुछ एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी प्रोटीन। तो सभी प्रोटीन क्या है? सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ओके, चलो आप वो पढ़ते हो ना रीजनिंग में क्वेश्चन कि कुछ पौधे चिड़िया है, कुछ चिड़िया पौधे हैं, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। तो यहां पे क्या है? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, चलो प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? देखो, बैंगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैंगनी। कह रहा है जो प्रकाश होता है ना, ध्यान रखो, जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो वह किन रंगों में सबसे ज्यादा अवशोषित करता है? किन रंगों द्वारा क्या है? किन रंगों द्वारा सबसे अधिक अवशोषित होता है? तो आप सभी जानो कि जो नीला और लाल होता है, प्रकाश जो संश्लेषण है ना, वो नीले और लाल रंग में सबसे अधिक होता है। ठीक है, नीले और लाल रंग में सबसे अधिक होता है, और किसमें? हरे रंग में सबसे कम होता है। ठीक है, हरे रंग में क्या है? सबसे कम। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो लाल और नीले रंग में सबसे अधिक होती है, और यह हरे रंग में सबसे कम होती है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है।
प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा या उत्स्वेदन द्वारा। तो आप सभी जानो कि जो प्रकाश ऊर्जा कहां से मिलेगी? जब सूर्य की उपस्थिति में, माने जब प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, जब प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे क्या करेंगे? अब किरण छोड़ रहा है ना ये, तो सूर्य क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में जब आप भोजन बनाए तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। तो क्या होगा? जो यह प्रकाश ऊर्जा होगी क्या करेगी? उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देंगे ना भैया, H2O बनेगा, CO2 ये सब बनेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसका रूपांतरण किसमें हो जाता है? तो उसका रूपांतरण आपके रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, उसका रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक, चलो अब देखो, प्रकाश संश्लेषण होता है, रात में होता है कि दिन में और रात में होता है कि दिन में अथवा रात में होता है, केवल दिन में होता है? देखो बेसिकली तो ये आप सभी जानते हो कि जो प्रकाश होता है वो केवल दिन में होता है। तो जब प्रकाश दिन में रहेगा तो क्रिया भी दिन में होगी। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चंद्रमा के प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो यहां पे आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? दिन और रात दोनों में होता है। किस में होता है? दिन और रात दोनों में होता है। निम्न ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? निम्न ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो देखो, स्थूल कोण ऊतक, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। क्या कहते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? तो इसे कहेंगे स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये क्या है आपका? कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा। ठीक है, ये क्या है आपका? मेरिस्टेम है। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यानी जाइलम फ्लोएम। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है कि निम्न ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता ज्यादा होती है? निम्न ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता ज्यादा होती है? तो देखो, जो आपके विभज्योतकी ऊतक होते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं, विभज्योतकी ऊतक होते हैं, क्या कहते हैं? उनमें सबसे ज्यादा क्या होती है? विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है? तो इनमें विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, चलो पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होता है। पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं कहां पे भैया? मृद ऊतक में, दृढ़ ऊतक में, स्थूल कोण ऊतक में या फ्लोएम में? जल्दी बताओ, पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। देखो, तो पौधों में जो भोज्य पदार्थ संचित होते हैं वो कहां होते हैं? सभी लोग जानो कि कहां होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा में, यानी दृढ़ ऊतक में होते हैं। कहां होते हैं? दृढ़ ऊतक में होते हैं। ठीक है, कहां होंगे आपके? दृढ़ ऊतक में होंगे। ठीक है, चलो श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए आवश्यक है। श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? हरी कोशिकाएं। चलो ठीक है, हरी कोशिकाएं अगर होगा तो चलो प्रकाश ये हो जाएगा श्वसन में। हमको हरी कोशिकाएं क्या मतलब है? सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य के प्रकाश में श्वसन करना होगा तो रात में तो हम लोग मर जाएंगे, बिल्कुल है कि नहीं? अगर सूर्य के प्रकाश में हम श्वसन करेंगे तो रात में हम मर जाएंगे। अगर केवल जल रहे तो सपोज हम रेगिस्तान में रहें तो वहां पे श्वसन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है?
साइटोक्रोम एक एंजाइम होता है। क्या होता है? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम एक एंजाइम होता है। वह क्या है? वह श्वसन में भी आवश्यक है और प्रकाश संश्लेषण में भी आवश्यक है। तो मेरे लाले मेरे लालियों, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में क्या आवश्यक है? आपका साइटोक्रोम एंजाइम। ठीक है। कह रहा है प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया कहां पे होगी मेरे बच्चे? तो प्रकाश अभिक्रिया जो होती है वो कहां होगी? वो होगी हरित लवक के ग्रेना में। कहां पे होगी? हरित लवक के ग्रेना में होगी। ठीक है। प्रकाश अभिक्रिया कहां पे होती है? तो हरित लवक के ग्रेना में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ऑक्सी श्वसन होता है। ग्रेना में क्या होगा? तो प्रकाश अभिक्रिया होगी। हरित लवक के स्ट्रोमा में क्या होगा? स्ट्रोमा में तो यहां पे अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी। और राइबोसोम में क्या होगा? तो राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होगा। क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण। क्या होगा मेरे बच्चे? संश्लेषण। ठीक है। ओके, क्लियर है यहां पे? नहीं क्लियर है? तो देखो यहां पे ध्यान से, तो जो राइबोसोम है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है। हरित लवक ग्रेना में क्या होता है? हरित लवक ग्रेना में आपका प्रकाश आपका ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ओके, बच्चों साइंस एक ऐसा सेगमेंट है जहां आप सभी जानते हो कि वो हर एग्जाम में आपको प्रेजेंट करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप मेरे साथ अपने साइंस का जो फोबिया है उसको दूर कर सकते हो। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में एकदम पारंगत बना दूंगा। ठीक है, बिल्कुल पारंगत बना दूंगा और इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको साइंस बिल्कुल हलवा लगेगी। ओके, तो बिल्कुल आप ध्यान रखो कि आप साइंस के लिए मुझसे जुड़ जाओ। साइंस आप मुझसे अगर चाहते हो तो साइंस के लिए आप मुझसे जुड़ते रहो और आपका जो साइंस फोबिया है वो बिल्कुल मेरे साथ हो जाएगा छू मंतर। ठीक है, तो चलो यहां पे देख लिया मैंने ये क्वेश्चन। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये आज आपका आखिरी क्वेश्चन है। आज का आखिरी क्वेश्चन, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अभी तो बताया पिछले क्वेश्चन में आ गया था ये ऑप्शन ना। तो अप्रकाशिक कहां होगा? हरित लवक के स्ट्रोमा में। कहां होगा? हरित लवक के स्ट्रोमा में होगा। ओके, तो अप्रकाशिक कहां होगा? हरित लवक के स्ट्रोमा में। ओके, चलो तो बच्चों आज का सेशन यही समाप्त होता है। ठीक है, हमने पादप हार्मोन और प्रकाश संश्लेषण के लगभग 30 क्वेश्चन को हल किया व्याख्या सहित और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। इसकी डिस्क्रिप्शन जो इसका एक एक्सप्लेनेशन है वो आपको क्वेश्चन के साथ पीडीएफ के रूप में मिलेगा बच्चों। तो इसी उम्मीद के साथ फिर से आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आपके सामने फिर से हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट को लेकर के। तब तक के लिए बच्चों शुक्रिया। जय हिंद।